गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में जहां हम पढ़ रहे हैं मेवात जिला, और मेवात जिले को कंप्लीट करते हुए एक नए जिले की शुरुआत करेंगे। उसका नाम होगा पलवल जिला। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बिल्कुल मेरे बच्चों, पहले जो है मैंने 7 बजे लाइव आने का बोला था, है ना? तो बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने फिर मेरे को मैसेज किया कि सर 7 बजे तो हमारी दूसरी क्लास होती है, वो मेरे माइंड में नहीं था, है ना? इसलिए फिर मेरे को कहीं पे बाहर जाना था, उसको कैंसिल करके अब मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि तुम लोगों को मेरे हिसाब से पढ़ाई की लत लग चुकी है ना? यानी कि तुम एक भी क्लास ऑफ नहीं करने देते। तो 4-5 बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर प्लीज क्लास ऑफ मत करना, चाहे कम पढ़ा देना, और 7 बजे मत लाइव करना। इसलिए मैं कहीं जा रहा था, उसको कैंसिल किया और लाइव फिर मेरे को आना पड़ा भाई। ठीक है, और क्या करें, तुम लोगों का इतना डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, तो उसको देख के भाई पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। चलेगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके, बहुत अच्छे। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की थी मेवात के बारे में, और इन्हीं बातों को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में मरोड़ा गांव का नाम बदल दिया था हमने, ट्रंप गांव इसका कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सुलभ शौचालय की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, और उसके जो संस्थापक माने जाते हैं इंटरनेशनल सुलभ शौचालय के, वो बिंदेश्वर पाठक माने जाते हैं। ठीक है, चलो इससे नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना मेवात में और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देश का जो पहला कंट्री क्लब है बच्चों, देश का पहला जो कंट्री क्लब है, देश का जो प्रथम कंट्री क्लब है बच्चों, वो कहाँ खोला गया? मेवात में ही खोला गया था। मेवात के अंदर वो क्या है मेरे बच्चों, खोला गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का पहला चल न्यायालय। चल न्यायालय का मतलब मोबाइल कोर्ट होता है। भारत का प्रथम चल न्यायालय, चल न्यायालय का मतलब क्या होगा? मोबाइल कोर्ट, यानी कि न्यायालय को खुद चल के जाना पड़ेगा अपराधी के पास, और उसने जो अपराध किया होगा उसकी सजा न्यायालय बच्चों खुद उसके घर जाके दे के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे केस हैं अपने कोर्ट्स के अंदर जिनके ऊपर वो केस लगे हुए हैं, वो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई वो मजबूत केस भी नहीं है कि पुलिस उनको उठा के घर से कोर्ट में पेश कर दे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज्यादा धाराएं खतरनाक नहीं लगी हुई। तो फिर क्या किया गया? अपनी कोर्ट से इन केसों के बोझ को कम करने के लिए बच्चों एक वैन तैयार की गई। उस वैन में 2-3 जज बैठ के जाएं और उन लोगों के घर जाकर सुनवाई करके आए जिनके ऊपर कोई ज्यादा ताकतवर केस नहीं लगे हुए हैं, कोई संगीन धारा उनके ऊपर नहीं लगी हुई है, और जितना भी उनके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह लगा के आना है वो लगा के उस केस को क्या करे, रफा दफा करे। रफा दफा होंगे केस तभी तो बच्चों तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती है भारत के अंदर, क्यों मिलती है? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं और नंबर ऑफ जजेस क्या है, बहुत कम है। तो फिर कोर्ट से केस का बोझ कम करने के लिए इस प्रकार के न्यायालय की शुरुआत की जाती है 2007 के अंदर, और इसे बोलते हैं मोबाइल कोर्ट। और भारत का पहला जो चल न्यायालय है या मोबाइल कोर्ट है, इसकी शुरुआत आपसे पूछ ली जाए वो वर्ष 2007 में, वो वर्ष 2007 में मेरे बच्चों मेवात से की गई थी।
हम बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था केजी बालाकृष्णन के द्वारा। इसका उद्घाटन केजी बालाकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन दिनों ये हुआ करते थे। द्वारा मेरे बच्चों किया गया था। प्रदेश में सबसे ज्यादा गैर आबाद गांवों की संख्या वाला जिला मेवात ही है। प्रदेश का सबसे ज्यादा गैर आबाद का मतलब बर्बाद। और यहां पर गांव बर्बाद क्यों हुए? क्योंकि यहां पर लोगों ने गांव खाली कर दिए थे। जब बंटवारे की बात आती है, यहां से मुसलमान जो हैं वो पलायन करके पाकिस्तान चले गए थे और पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए थे बच्चों। तो प्रदेश का सबसे ज्यादा गैर आबाद, गैर आबाद का मतलब बर्बाद होता है, आबाद का मतलब बसा हुआ होता है। और गैर आबाद गांवों की संख्या वाला जो जिला होगा वो बच्चों मेवात होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं संख्या की, इन गांवों की संख्या कितनी रही? तो संख्या रही है मेरे बच्चों 27। कितनी रही है? 27। नेक्स्ट आपको मेवात के अंदर ध्यान रखना है कि मेवात जो पिछड़ा हुआ है इसको ऊपर उठाने के लिए एक बार प्रयास भी किया गया और इसके विकास हेतु अलग से एक बोर्ड बनाया गया जिसे बोलते हैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है मेवात विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1980 के अंदर मेरे बच्चों की गई थी। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था। और मेवात के बारे में, मेवात का जो योगदान है वो 1857 की क्रांति में बहुत बड़े स्तर पे रहा है। तो ध्यान रखना है 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इस अक्षेत्र से जो विद्रोह के नेतृत्व करता रहे वो सदरुद्दीन थे, जो एक किसान नेता थे। सदरुद्दीन थे बच्चों। हम बात करें तो अंग्रेजों के समय फर्रुख नगर गुरुग्राम के साथ साथ, फर्रुख नगर मेरे बच्चों तहसील है गुरुग्राम जिले की। फर्रुख नगर गुरुग्राम के साथ साथ नू क्षेत्र भी नमक के व्यापार के लिए मेरे बच्चों क्या था? फेमस था।
नमक के व्यापार के लिए और नमक के उत्पादन के लिए। उत्पादन हेतु ये क्या था, प्रसिद्ध था बच्चों। तो इसी के साथ मेवात डिस्ट्रिक्ट होता है आपका कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे 21वां डिस्ट्रिक्ट मेरे बच्चों। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम, 21वां डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। और 21वें डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा आपका पलवल। क्या होगा मेरे बच्चों, पलवल। तो फटाफट नोट कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर फटाफट नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डन लिखिएगा। भाई यूरोपीय कब्रिस्तान करनाल में भी लिखवाया है, अम्बाड़ा में भी लिखवाया है। और ध्यान रखना है वो दोनों जगह है इसलिए लिखवाया है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर करनाल ऑप्शन में हो, अम्बाड़ा ऑप्शन में हो, तो हम आंसर क्या करें। तो तुम आंसर मेरे बच्चों अम्बाड़ा करना। क्या करोगे, अम्बाड़ा। समझ में आई बात, दोनों जगह लिखवाया है, इसका मतलब वो दोनों जगह है। जैसे मनसा देवी मंदिर पंचकुला में भी लिखवाया, मनसा देवी मंदिर नूह जिले में भी लिखवाया है। वो ऑप्शन डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑप्शन डिपेंड करेगा। चलो फिर मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका 21वां डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें और मजा आएगा पढ़ते हुए। क्यों आएगा, क्योंकि और डीपली पढ़ेंगे। पलवल, पलवल बोलना है, पल पल नहीं बोलना मेरे बच्चों। तुम्हें पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा ना। ऐसा तो कोई महानुभाव नहीं होगा जो बोर होता हो। पढ़ाई से बोर हो जाओगे तो जिंदगी बोर हो जाएगी, ये समझ लेना तुम। ठीक है, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आपको ना चाहते हुए भी बनाना है। तुम्हारा मन ना करे ना कि नहीं पढ़ना, तब भी एक बार मन को शांत करके पढ़ नहीं बैठना है भाई, ठीक है। जो मन बोलता है उससे थोड़ा सा अलग चलना है। मन हमेशा सेफ जोन देखता है। चलो अब बात करेंगे पलवल की। पलवल तुम्हें नजर आएगा मानचित्र के ऊपर। ये भाई, ये है मेरे बच्चों पलवल। पलवल जिससे अलग हुआ वो है ये, मतलब ये है फरीदाबाद। ठीक है, एक पलवल के साथ सीमा बनाता है ये वाला पार्ट। पार्ट क्या, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है। नाम है इसका गुरुग्राम। और एक बनाता है भाई ये डिस्ट्रिक्ट सीमा, नाम है इसका नू, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। और पलवल के साथ यूपी के 3 जिले सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो 3 जिले सीमा बनाते हैं पलवल के साथ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जिले में स्थिति की, लोकेशन की। और स्थिति आप देखेंगे हरियाणा के सेंटर में आके, तो आपको ये हरियाणा में कहा नजर आएगा, दक्षिण पूर्व में। हरियाणा में दक्षिण पूर्व में स्थित है।
स्थिति के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे अस्तित्व की। तो जिले के रूप में ये कब आया अस्तित्व में? 15 अगस्त 2008 को आया। अब आया है तो मेरे बच्चों कौन सा जिला बना है? ये 21वां जिला। और यदि ये 21वां जिला बना है तो ये अलग किससे हुआ है? 21 से आप उल्टा करोगे तो 12, और 12वां जिला कौन था? फरीदाबाद। तो मेरे बच्चों ये अलग हुआ है फरीदाबाद से। और इस समय हरियाणा के सीएम कौन? तो सर सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फरीदाबाद से अलग होके 21वें जिले के रूप में जब ये आया, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान बना था ये 21वां जिला? मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुख्यमंत्री के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। और इसका जो एरिया है वो है 1359, 1359 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या का आधार होगा 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पर मेरे बच्चों इस जिले की पॉपुलेशन रही थी 10 लाख से अधिक। कितनी पॉपुलेशन रही थी? 10 लाख से अधिक। ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसके पुराने नाम को लेकर, तो मेरे बच्चों इसका पुराना नाम है अपलवा। पलवल का पुराना नाम क्या बताया गया? अपलवा। यदि हम बात करें इसके नामकरण की, तो बच्चों इसके नामकरण को लेकर दो बातें बताई जाती हैं। एक तो बताई जाती है कि इसका नाम पलवल इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत काल में कोई हिंदू पंडित हुए अपलवा, उनके कारण इस क्षेत्र का नाम था अपलवा। बाद में चेंज होके हो गया पलवल। तो महाभारत काल में हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर। दूसरा मेरे बच्चों कारण बताया लोगों ने कि ये जो क्षेत्र है ये एक राक्षस की राजधानी था, और महाभारत काल के उस राक्षस का नाम है पुलम्भासुर। पुलम्भासुर के नाम पर जो एक राक्षस था उसकी ये राजधानी हुआ करती थी, राक्षसों की राजधानी हुआ करती थी बच्चों पहले। और उस राक्षस के कारण इसका नाम पड़ा पलवल। इस राक्षस का जो मर्डर किया था, इस राक्षस की जो हत्या की थी वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने की थी। तो यहाँ के लोग बलराम को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ के लोग बलराम को बहुत ज्यादा पूजते हैं मेरे बच्चों। और बलराम को बड़े भाई का दर्जा दिया जाता है, बड़े भाई को दाऊ जी बोलते हैं। तो दाऊ जी का मंदिर कहाँ होगा? यहीं पर होगा। और दाऊ जी का मंदिर किसको समर्पित होगा? बलराम को समर्पित होगा। तो ये क्या होगा? नामकरण। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की। और हमने चर्चा की थी कि उपनाम हमेशा बनते हैं काम से, जैसे जैसे काम ऐसे ऐसे उपनाम। तो बच्चों यहाँ पर शक्कर उद्योग बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है,
और शक्कर उद्योग बड़े स्तर पर फैले होने के कारण इसे हम बोलते हैं शुगर सिटी। शुगर सिटी हम रोहतक को भी बोलते हैं, तो शुगर सिटी इसको भी बोलते हैं। रोहतक को शुगर सिटी वहां पर शुगर मिल ज्यादा होने के कारण बोला जाता है। ठीक है, काफी संख्या में रोहतक में तुम्हें शुगर मिल मिलेगी, जिसमें महम शुगर मिल है, बाली आनंदपुर शुगर मिल है। और साथ ही साथ कपास का व्यापार बड़े स्तर पर होने के कारण इसे कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अब कपास का उत्पादन सिरसा में होता है, फिर भी उसे कॉटन सिटी नहीं बोलते। यहाँ पर कपास का व्यापार होता है, उत्पादन ज्यादा नहीं होता। कपास का व्यापार बड़े स्तर पे होने के कारण इसे कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। सर टाइम कम मिल पाता है, बच्चे छोटे हैं। बिल्कुल, बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना आगे चल के बोलेंगे कि मेरी माँ ने मेरा ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, जितना टाइम मिल पाता है उतने टाइम में आप पढ़ो। बाकी बच्चों का ध्यान रखने के लिए आप अपने पति को बोलो। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो जिम्मेदारी निभा लेंगे। चलेगा, बिल्कुल। विंटर ब्रेक है बच्चों का, तो घर में मेला लगा रखा है, वाह भाई वाह। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मेला लगा रहे हैं इसके पीछे हमारा ही हाथ है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलते रहेंगे। सभी के जीवन में आने हैं ये दिन, किसी के जल्दी आ गए हैं, किसी के लेट से आएंगे। आउट ऑफ योर रेंज, सर परवल से पहले के सारे जिले कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं भाई, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी वहीं पे। सर जी क्लास टाइम फिक्स कर लो, क्लास टाइम फिक्स तो है मेरे भाई। अब सर्दी में 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं सर्दी में। बाकी क्लास टाइम फिक्स है, सुबह वाली क्लास बिल्कुल 10 बजे ली थी, और कल सुबह क्लास नहीं होगी। तो वीक में मॉर्निंग की जो क्लास है वो वीक में स्टार्टिंग के 2 डे और लास्ट के 2 डे, ठीक है समझ में आई। और बीच वाले जो 2 दिन होंगे, 2 डेज, वो 2 दिन मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इसलिए सुबह वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा, शाम वाली क्लास लूंगा। एक सेकंड रुकिएगा भाई।
चलेगा मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की। बीच में कॉल आ जाते हैं यार, क्या करूं, उनके कॉल उठाना भी जरूरी है। तुम में से है क्या कोई बच्चा हिसार का जो मेरा साथ दे दे, कॉल वॉल मेरी अटेंड कर ले? कोई, सारा दिन कॉल आती रहती है कोई बच्चा? है ना, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए हो। लेकिन मैं तुम्हें जॉब इसलिए भी नहीं देता जानबूझ के, कहीं तुम कुछ पैसे के चक्कर में अपनी तैयारी ना गवा बैठो, है ना। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, कितने यहाँ पर? तीन, तीन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ। दीपक नैन, और अब इतना टाइम नहीं है, सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। समझा नहीं मेरे भाई, मैं क्या कहना चाहता है दीपक? देखेगा, मैं तो तेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। लेकिन टाइम वेस्ट तुम लोगों ने पहले किया होगा, इसलिए तुम्हें कम से कम आज टाइम की कदर तो है, भगवान का शुक्र है। मेरे बच्चों, पलवल से जो विधायक हैं वर्तमान में 14वीं विधानसभा के अंदर, वो हैं दीपक मंगला। पलवल की रिजर्व सीट आपको ध्यान रखनी है, होडल है। होडल कैसी सीट है? रिजर्व सीट है, और यहां से है जगदीश नायर। होडल से है जगदीश नायर। तीसरी जो सीट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हथीन। हथीन, हाथी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे हथीन के नाम से जाना जाता है। और हथीन से है प्रवीण डागर। प्रवीण डागर। तो विधानसभा क्षेत्र कितने हुए? तीन हुए। विधानसभा क्षेत्रों के बाद हम बात करेंगे तहसीलों की। तहसील भी मेरे बच्चों कितनी है? तीन ही है। तहसील भी तीन है, और इन तीन तहसीलों में नंबर एक आपको ध्यान रखना है पलवल। नंबर दो है होडल, और नंबर तीन है हथीन। ठीक है, बात करेंगे उप तहसील की। तो उप तहसील कितनी है भाई? दो। एक है बहीन, और एक है हसनपुर। ये वही हसनपुर है जहां से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, हरियाणा को छोड़ते हुए। ठीक है। उप तहसील के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे यहाँ पर उद्योगों की, इंडस्ट्री की। चर्चा करें उद्योगों की, कोई बड़े उद्योग नहीं है यहाँ पर, लेकिन जितने भी हैं उनमें बात करें तो एक शक्कर उद्योग यहाँ का काफी पॉपुलर है। इसी कारण इसे हरियाणा की शुगर सिटी बोल दिया करते हैं। शक्कर उद्योग के साथ साथ यहाँ पर कपास व्यापार उद्योग है, और यही कारण है इसे कॉटन सिटी बोला जाता है। कपास व्यापार उद्योग मतलब कपास से जो भी आपके बिनोले खड़ वगैरह निकलते हैं वो। ठीक है। उद्योगों के बाद मेरे बच्चों चर्चा करते हैं यहाँ मंदिरों की। चल सन्यासी मंदिर में ये कौन कौन से हैं मंदिर?
नंबर 1 मंदिर ध्यान रखना, पंचवटी मंदिर। और मेरे बच्चों पंचवटी मंदिर कहाँ है सर? पलवल के अंदर। पेपर में पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल के अंदर। नेक्स्ट है मेरे बच्चों दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का मंदिर जो है ये बंचारी गांव के अंदर है। बंचारी गांव पलवल। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये मंदिर किसको समर्पित है। दाऊ जी किसे बोलते हैं? बलराम को। और बलराम की ससुराल हरियाणा का कौन सा शहर? रेवाड़ी। तो मेरे बच्चों बलराम को ये क्या है? समर्पित है, क्योंकि राक्षस का वध किसने किया था? बलराम ने ही किया था। इसलिए यहाँ के लोगों ने बलराम को पूजना स्टार्ट किया बच्चों, बलराम को समर्पित है। तीसरा है बाबा उदासनाथ। बाबा उदासनाथ को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सैडनाथ। बाबा उदासनाथ जी का मंदिर मेरे बच्चों ये कहाँ होगा सर? अलावलपुर गांव के अंदर होगा। अलावलपुर गांव पलवल के अंदर बाबा उदासनाथ जी का ये क्या होगा? आपका मंदिर होगा। दीपक नारायण बोल रहा है सर बुरा मत मानना, बहुत स्लो करवाते हैं। जिस दिन फास्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना दीपक, तू बुरा मान जाएगा, क्योंकि तेरे समझ में नहीं आएगा फिर मैं कितना फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर तू खुद बोलेगा कि सर ब्रेक लगा लो। यानी कि मेरे को हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना है दीपक, अकेला तू नहीं है इस बैच में। ठीक है, 1000 बच्चे और हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जब मैं फास्ट पढ़ाऊंगा ना फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। मैं फास्ट भी पढ़ाना जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पागल थोड़ी हूँ यार कि मैं 200-200 घंटे पढ़ाऊं। ठीक है, मैं पागल थोड़ी हूँ कि 4 महीने पढ़ाऊं। इतना फास्ट भी पढ़ा दूंगा कि 1 महीने में तुम्हारा बैच कंप्लीट। ठीक है, फिर तुम बाकी एप्लीकेशन में और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में अंतर नहीं समझ पाओगे। समझ में आई बात? तो इसलिए आराम से पढ़ाने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं पढ़ने में यकीन रखता हूं बहुत आराम से, कि एक बार मैं पढ़ता हूं उसके बाद कभी भूलता नहीं हूं उस चीज को। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ता हूं, और वही तरीका मैं आपके अंदर सेट करना चाहता हूं। आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा, वरना इस बैच को परचेज किया है, फिर अगले बैच के लिए भी तैयार रहना, फिर उससे अगले बैच के लिए भी तैयार रहना। समझ में आई ना बात? ऐसे ही भटकता रहेगा फिर। स्पीड देखी होगी ना, जब मैं स्पीड में चलूंगा तो फिर तुम खुद ही बोलोगे कि सर आराम से पढ़ाओ। मंदिर के बाद मेले। ये मेरे को भी पता है, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता, तुमको पता है। लेकिन मेरे को हर बच्चे को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है माँ बाप के द्वारा, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हरियाणा जी के तो तुम कहीं से ना पढ़ो दोबारा, एक बार में ही ऐसे ही पढ़ लें। वरना तो छोटे भाई ज्यादा स्पीड के चक्कर में रहा है, तभी तो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है हरियाणा जी के। इससे पहले भी तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से। तो जिन बच्चों को दोबारा पढ़नी पड़ रही है ना, इसका मतलब एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है तुम लोगों का। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस दूं। मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, चलो मेलों की बात करते हैं, बाकी तो कल ही करेंगे, 6 बजने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम है। मेलों के अंदर सबसे पहला जो मेला होगा वो होगा बलदेव छठ का मेला। आराम से पढ़ो, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? बलदेव छठ का मेला पेपर से पहले सिलेबस कराऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, टेंशन मत लो। इतनी जल्दबाजी करोगे तो फिर मेरे को 2-3 बैच और निकालने पड़ेंगे, फिर तुम बोलोगे कि सर आप तो ठगते हो। बलदेव छठ का मेला किसको समर्पित है मेरे भाई?
बलराम को समर्पित है। बलराम के आगे भी बल आया है, बलदेव छठ के आगे भी बल आया है, तो ध्यान रखना है ये श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की याद में आयोजित किया जाता है। बलराम जी की याद में आयोजित चलेगा। नेक्स्ट है बाबा उदासनाथ जी का मेला। बाबा उदासनाथ जी का मेला लावलपुर गांव के अंदर। ठीक है, तो आज हम इतना सा ही करेंगे मेरे बच्चों, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज छोटा सा सेशन था ताकि आप लोगों की क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू।